Good morning class. This is मधु झावर, your हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा व्याकरण का बिंदु है कारक। वाक्य में पदों को जोड़ने का कार्य कारक करता है। कारक का मतलब कार्य करने वाला। कारक की परिभाषा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप, क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे संगीता गाती है, तो इस वाक्य में गाती क्रिया का कर्ता होने के कारण संगीता क्या है? कारक है। आपको समझ में आ गया होगा कि गाती है इसमें क्रिया है और संगीता उस क्रिया को करने वाली है, इसीलिए संगीता यहाँ पर कारक है। कारक के भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस कारक से किसका बोध होता है। कर्ता कारक, इससे क्रिया करने वाले का बोध होता है। कर्म, इससे क्रिया का फल भोगने वाले का बोध होता है। करण, इससे क्रिया के होने में सहायक साधन का बोध होता है, यानी क्रिया किस साधन के द्वारा संपन्न हो रही है। संप्रदान कारक, इससे क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है। अपादान कारक, इससे क्रिया के स्थान, परिवर्तन आदि का बोध होता है। संबंध कारक, इससे संज्ञाओं व सर्वनामों के परस्पर संबंधों का बोध होता है। अधिकरण कारक, इससे क्रिया के स्थान या समय का बोध होता है। संबोधन कारक, इससे किसी संज्ञा को पुकारने का बोध होता है। नेक्स्ट है विभक्ति। तो अब हम ये समझें कि विभक्ति होती क्या है। कारकों की पहचान कराने वाला पद जो होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। अब इसी विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कारक के जो भेद होते हैं हम उनकी पहचान उसके विभक्ति चिन्हों के आधार पर करते हैं। अब हम इसके विशेष देखते हैं कि इनके विशेष में क्या बताया गया है, यानी इसकी कुछ शर्तें होती हैं। प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है और यदि 2 कारकों की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होता है। ये जब आगे हम इसके कारक और उसके विभक्ति चिन्ह पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। दूसरा देखो कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयोग किया जा सकता है, यानी एक सेंटेंस होगा उसमें एक से अधिक कारक हो सकता है, लेकिन एक स्थान पर कभी 2 नहीं होंगे। अब वो कैसे कि अगर मान लो तुम्हारे को कहा जाए कि एक कुर्सी पर तुमको 2 को बैठना है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इसने बताया कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयोग किया जा सकता है। एक क्लास में आप 10 से अधिक बच्चे हो सकते हो, 1 से अधिक बच्चे हो सकते हो, लेकिन एक स्थान पर कभी 2 नहीं होंगे, यानी एक चेयर पर आप एक साथ 2 नहीं बैठ सकते। तो अब आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कारक के सूचक चिन्ह या परसर्ग। एक साइड आपके कारक है और दूसरी साइड उसके विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। तो देखो, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के बिना, के साथ, और इसमें जो काम किया जाता है किसी माध्यम या किसी साधन के द्वारा किया जाता है। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से, यानी अलग होने के भाव में। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। संबंध कारक में इन 9 चिन्हों में से केवल का, के, की का ही संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है और ने का यूज लगने पर वो कर्ता कारक में चला जाता है। अधिकरण कारक
इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर, ऊपर, पे। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो पक्षी कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। मेज पर है तो पर आया, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। और संबोधन कारक में हे, रे, ओ, अरे, तो इसमें भी क्या होता है कि जो रे परसर्ग है या जो रे विभक्ति चिन्ह है उसका यूज गद्य में ना होकर और पद्य में होता है। अपनी जो क्षितिज की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो चैप्टर है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें एक पंक्ति दी हुई है आपको कि रे नृप बालक काल बसे, प्रयोग पद्य की पंक्तियों के साथ किया जाता है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके विशेष तथ्य। करण कारक जैसे विकलांगता, विवशता, व्याकुलता, के साथ, के बिना आदि के योग में किसकी विभक्ति लगती है? करण कारक की। फिर है संप्रदान कारक, अगर कहीं रुचि का, पसंद का, ईर्ष्या, नम, अलग, स्वाहा आदि का योग रहता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। फिर अपादान कारक घृणा, निषेधता यानी मनाही का भाव, भय, उत्पन्न, अध्ययन आदि के साथ में अपादान कारक का यूज होता है। अधिकरण कारक उत्तमावस्था यानी जो विशेषण की उत्तमावस्था होती है वहाँ अधिकरण कारक होता है। और फिर एक सेंटेंस देखो, वह उस पर गया है, अगर ऐसा कोई भाव होता है तो वहाँ पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे मैंने कहा कि पक्षी पेड़ पर बैठा है तो इसमें भी पर है, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। पर देखो, जहाँ पर अगर मैंने कहा कि वो तो अपने पिताजी पर गया है तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक ही प्रयोग में हुआ है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट देखो, कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह ने है। अब सेंटेंस में इसको कैसे प्रयोग किया है? गोपी ने कहानी सुनाई, यानी क्रिया का जो प्रभाव है, ठीक है ना, यानी क्रिया को जो करने वाला है वो कौन है? गोपी। तो यहाँ पर कर्ता कारक। और जब भी कोई सेंटेंस भूतकाल में होता है और ने का प्रयोग होता है तो उसमें कर्ता कारक ही होता है। कर्म कारक को श्याम ने पौधों को पानी पिलाया, तो यहाँ पर को विभक्ति का यूज हुआ है, तो कर्म कारक। करण से यानी किसी साधन के द्वारा, तो मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। मोहन ने किससे मेज बनाई? लकड़ी से, ठीक है ना। संप्रदान के लिए, सोहन ने राम के लिए पुस्तक खरीदी। सोहन ने खुद के लिए नहीं, राम के लिए पुस्तक खरीदी, तो यहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक। नेक्स्ट अपादान, इसका विभक्ति चिन्ह से यानी अलग होने के भाव में, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। संबंध, इसका विभक्ति चिन्ह का, राजमोहन का पुत्र है, ठीक है ना। अधिकरण में, कमल सरोवर में खिला है, यानी अंदर का भाव। संबोधन, अरे अरे श्याम तुम कहाँ गए थे, तो इस वाक्य में संबोधन कारक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हमारा कारक बिंदु यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।